हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पियाजे का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ा और कैरल गिलिगन का भी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ा। तो कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसमें कैरल गिलिगन ने ये कहकर उसको क्रिटिसाइज किया कि ये मेल डोमिनेटेड है, केवल वाइट मेन एंड बॉयज पर आधारित है। इसलिए उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसमें फीमेल के मोरल डेवलपमेंट की बात की। अब पियाजे का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को हम आज देखेंगे, जिसमें इन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ मोरल डेवलपमेंट को जोड़कर अपनी थ्योरी दी है। तो हम शुरू करते हैं। फ्रायड, जो कि साइको एनालिस्ट थे, उन्होंने वो फाउंडर थे साइको एनालिसिस में के मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं और समाज की जो आवश्यकताएं हैं, दोनों के बीच में तनाव है। व्यक्ति जो चाहता है और समाज जो चाहता है, दोनों में फ्रिक्शन है, दोनों सिमिलर नहीं है। तो मोरल डेवलपमेंट तब होता है या नैतिक विकास तब होता है जब मनुष्य की सब जो इच्छाएं हैं, जो मानव की इच्छाएं हैं, वो सेल्फिश होती हैं, वो सेल्फ पर आधारित होती हैं, सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। और वो उसको जब दबाया जाता है, उसको दमित किया जाता है और उस पर वैल्यूज इम्पोज किया जाता है कि अपनी इच्छाओं को मारकर इन मूल्यों का पालन करो, तब क्या होता है कि ये नैतिक विकास तभी होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो सोशलाइजिंग एजेंट्स में क्या कौन होते हैं? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सोशलाइजिंग उसकी शुरू होती है। तो सबसे पहले फैमिली, फिर स्कूल, फिर समाज में जाता है। तो ये जो सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं वो उसके ऊपर मूल्यों को थोपते हैं कि ये करना उचित है, ये नहीं उचित है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस तरह का। और ये फ्रायड का मानना था कि मोरल डेवलपमेंट तब होता है जब समाज की के एजेंटों के द्वारा, माता पिता, समाज, परिवार, स्कूल के द्वारा मूल्यों को थोपा जाता है बच्चों पर और उसको अपनी स्वार्थी इच्छाओं को खत्म करना पड़ता है, दमित करना पड़ता है। जबकि स्किनर का मानना है कि सोशलाइजेशन जो है, सामाजिकरण से ही नैतिक विकास होता है। जब मनुष्य समाज में जाता है तब वो उसे ये महसूस होता है कि दूसरों के लिए करना है, अपने लिए ये दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़ना है, या ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ये सामाजिकरण जो है वो नैतिक विकास का कारण होता है, ये स्किनर का मानना है। पियाजे का कहना है कि मोरल डेवलपमेंट जो है वह एक रचनावादी प्रक्रिया है। रचनावादी मतलब कि वहां पर क्या होता है कि एक्शन और विचार दोनों को मिलकर ये नैतिक अवधारणा बनती है, जहाँ पर कि मनुष्य अपने विचार के जरिए, क्रिया के द्वारा मोरल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता है। पियाजे का कहना था कि पियाजे का इंटरेस्ट किस चीज में था? उन्होंने अपनी किताब 1932 में ये बताया कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें पियाजे का इंटरेस्ट नहीं था कि वो रूल मानते हैं या तोड़ते हैं। पियाजे का मुख्य इंटरेस्ट था कि वो क्या सोचते हैं। तो पियाजे ने कहा कि जो मोरल डेवलपमेंट का स्टेजेस है, जो स्तर है विकास के, मोरल स्टेजेस के डेवलपमेंट के जो बहुत सारे चरण हैं, जिसमें बच्चे किसी नियम का पालन करते हैं या निर्णय लेते हैं, तो उसमें वो उन चरणों का वर्णन किया है कि बच्चा किस तरह से नैतिक विकास के बारे में सोचता है और किस तरह से उसके नियमों का पालन करता है। तो पियाजे का मानना है कि मोरलिटी क्या है? मोरलिटी इन जनरल सेंस क्या है कि यह एक कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, जिसमें हम अपने आचार को, अपने व्यवहार को निर्धारित किया जाता है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत रहता है, जिसमें कि जो हमारी पृष्ठभूमि पर आधारित होता है, हमारे संस्कार पर आधारित होता है, हमारी संस्कृति से प्रभावित होता है, फिलॉसफी और धार्मिक विश्वास जो होते हैं उसके आधार पर हमारा मार्गदर्शन करता है। जो रिलीजियस बिलीफ होता है, ये सब हमें गाइड करते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो ये नैतिकता को डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल चेंज है, एक क्रमिक परिवर्तन है, जो कि हमारे नैतिकता को समझने में मदद करता है। ये एक बार भी नहीं होता, ये एक क्रमिक परिवर्तन है। तो बच्चे की एबिलिटी जो होती है, योग्यता होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसको समझने के लिए
यह उनके मोरल विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। जब बच्चे ये समझना शुरू करते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है, जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे उनका व्यवहार समय के साथ बढ़ता जाता है, एज होता है जैसे जैसे, तो वो अपना नॉलेज को अप्लाई करते हैं ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब वो जो सही है वो उन्हें करना होता है, क्यों, चाहे वो उनके लिए वो असुविधाजनक भी क्यों ना हो। तो पियाजे का मानना है कि पियाजे सबसे पहले थे व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सबसे पहले ये पहचाना कि बच्चों के सोचने का तरीका जो होता है वो बड़ों के सोचने के तरीके से अलग होता है। बच्चा अलग ढंग से सोचता है और बड़े अलग ढंग से सोचते हैं। तो उनका ये कहना था कि इस दोनों का तरीका अलग होने से ये मतलब नहीं है कि बच्चे लेस इंटेलिजेंट हैं, वो कम बुद्धिमान हैं और बड़े या वयस्क ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बल्कि उनका मानना था कि बच्चों के सोचने का तरीका बस अलग होता है। वो ऐसा नहीं है कि बड़े ज़्यादा बुद्धिमान हैं और बच्चे कम बुद्धिमान हैं। पियाजे ने सबसे पहले यह सोचा कि उन्होंने सबसे पहले बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखा, संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया और उन्होंने 4 स्टेजेस बताए जिसमें कि बच्चों के मेंटल एबिलिटी जो बच्चों की होती है वो विकसित होती है 4 स्टेज में। तो सबसे पहले उन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है, 0 to 2 years की अवस्था होती है, और उसमें उस स्टेज को उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज कहा। सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने क्या बताया, जो 0 से 2 साल की अवस्था होती है उसमें ये सबसे अर्लीस्ट स्टेज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास का ये सबसे अर्लीस्ट स्टेज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं जो टॉडलर्स होते हैं, वो अपने सेंस ऑर्गन से सेंसरी एक्सपीरियंस से क्या करते हैं कि नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो इसका सारा एक्सपीरियंस जो बच्चों का होता है ये उनके बेसिक रिफ्लेक्स, सेंस ऑर्गन्स और मोटर रिस्पॉन्स से होता है। मतलब क्या है कि वो अपने मूवमेंट से, अपने सेंसेशन से दुनिया को समझते हैं और दुनिया के बारे में जानते हैं। तो वो कैसे जानते हैं, वो शक करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो उन्हें यहाँ पर ये जानने में समझ में आता है ये कि ऑब्जेक्ट परमानेंस उनके दिमाग में आता है कि अगर वो कोई चीज़ नहीं दिख रही है तभी उन्हें ये ज्ञान होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये 0 से 2 years तक में होता है और वो उन्हें ये भी एहसास हो जाता है कि उनके अराउंड चारों तरफ जो चीज़ें हैं उससे वो डिफरेंट हैं, मतलब जो भी सामान है वो सेपरेट है, बीइंग है, उनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है, जो वो लोग हैं उनसे वो अलग है। और वो सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो उनका जो हो वो चूंकि अपने वातावरण से इंटरेक्ट करते हैं तो वो रोज हमेशा नए नए डिस्कवरीज करते हैं अपने वर्ल्ड के बारे में। तो इस समय जो उनका ज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और इस ग्रोथ में मदद करता है। तो इसमें बच्चा ये सीखता है कि किस तरह से फिजिकल एक्शन करना है, जैसे क्रॉल करना सीखता है, वॉक करना सीखता है और लैंग्वेज भी कुछ कुछ बोलना सीखता है। जो उसके आसपास लोग होते हैं जिनसे वो इंटरेक्ट करता है उनसे बोलना भी सीखता है। तो इसे हम ये ऑब्जेक्ट को वो सेपरेट समझता है, डिस्टिंक्ट एंटिटी अपने बारे में समझता है, सेंस ऑर्गन से चीज़ों को देखता है, अपने आउटसाइड इंडिविजुअल परसेप्शन। तो ये लोगों को और चीज़ों को नाम देना शुरू करते हैं 0 से 2 years में। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये 2 से 7 साल का समय होता है, 2 to 7 years में ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये सिंबॉलिक चीज़ को समझने लगते हैं, मतलब कि वर्ड या पिक्चर को देखकर ये किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट को समझ पाते हैं और इसमें ये ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने
से इनकार करते हैं और लैंग्वेज और थिंकिंग उनकी अच्छी होती है। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सीखते हैं वो खेल के द्वारा सीखते हैं और लॉजिक और अपने दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेकर सीखते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर इसको दो मतलब इसमें एक उदाहरण से समझें कि कोई भी लंप लें, क्ले का लंप को लेकर दो इक्वल साइड में डाल दें और बच्चे को चॉइस दें, तो एक को बॉल की तरह बना दें, एक को फ्लैट बना दें, तो फ्लैट बड़ा दिखेगा और लंप जो गोल है वो छोटा दिखेगा। तो बच्चा क्या करेगा कि वो बड़ा वाला पीस को लेना चाहेगा, हालांकि दोनों का साइज सेम साइज का है, पीस का जो लंप है या क्ले है वो इक्वल है, फिर भी उसको यहाँ पर साइज में बड़ा वाला को लेगा। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ये 7 to 11 ईयर्स में आता है। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी कॉन्क्रीट इवेंट के बारे में लॉजिकली सोचते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं और कि कोई भी लिक्विड अगर शॉर्ट कप में है, छोटा कप में अगर कोई चीज़ डाला गया है और उसको फिर लंबे ग्लास में डाल दिया जाए, तो वो यहाँ पर उन्हें ये समझ में आने लगता है। इसके पहले क्या है कि बड़ा वाला लंप लेना चाहते हैं, छोटा, दोनों का इक्वल साइज है पर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। यहाँ पर इन्हें ये समझ में आने लगता है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड और अगर छोटे कप में डाला जाए तो वो भरा रहेगा, लंबे कप में डाला जाए तो यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा। तो उन्हें ये समझ में आता है यहाँ लॉजिकल कि दोनों में अमाउंट जो है वो सेम है। और यहाँ पर थिंकिंग क्या होता है, उनका लॉजिकल हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, कॉन्क्रीट हो जाता है। और ये इंडक्टिव लॉजिक यहाँ पर ऑपरेट करने लगते हैं। इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है कि एक अलग अलग एग्जाम्पल को देखकर वो एक जनरल कोई चीज को जनरलाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद इस स्टेज में बच्चे ईगोसेंट्रिक नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि दूसरे लोग कैसे सोच रहे हैं उसको भी वो सोचते हैं। प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिक होते हैं, वहाँ पर वो अपनी ही सोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इस स्टेज में बच्चे ये समझते हैं कि उनका थॉट यूनिक है, बट सब कोई उनके थॉट को शेयर नहीं कर सकता है या सेम नहीं हो सकता है। यहाँ उनको ये समझ में आती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो 11 ईयर्स के बाद का होता है, 11 ऑनवर्ड्स होता है, इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी सोचने लगते हैं, अमूर्त चिंतन भी होने लगती है। जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसके बारे में भी सोच सकते हैं। हाइपोथेटिकल कल्पना शक्ति का उनका विकास होता है। वो कोई भी काल्पनिक चीज़ की भी परिकल्पना भी कर पाते हैं। और मोरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल सभी इशू पर वो अब सोच पाते हैं। और डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव लॉजिक के एग्जाम्पल से जनरल रूल पर जाते हैं। यहाँ डिडक्टिव में क्या होता है कि जनरल रूल उनको बता दिया जाता है, उसको वो अलग अलग केस में लागू करते हैं। मतलब जनरल इंफॉर्मेशन से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक पहुँचते हैं। तो ये हो गया पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी। तो ये थ्योरी को उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के आधार पर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट को की थ्योरी को आगे बढ़ाया। पियाजे का कहना है कि जो बच्चे हैं उनका मोरल डेवलपमेंट उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मतलब कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल, ये सारा चीज जो है वो उनका मोरल डेवलपमेंट, जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वैसे वैसे उनका मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास भी होता है। उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी जो है मोरल डेवलपमेंट का किस किताब में डाला था, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। उन्होंने मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड 1932 में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को का सिद्धांत बनाया। और उनकी ये थ्योरी मोरल डेवलपमेंट, बच्चों के मोरल डेवलपमेंट में उनके संज्ञानात्मक विकास का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का
अनुप्रयोग एप्लीकेशन उसमें दर्शाया या उस पर एक अनुप्रयोग किया, मतलब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पर ही मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को विकसित किया। पियाजे का जो मोरल डेवलपमेंट का स्टेज है, पियाजे का कहना है कि बच्चों का जो तर्क होता है या जो नियम होता है और जो भी नियम जजमेंट या जो भी पनिशमेंट होता है उसके बारे में जो बच्चों का विचार होता है वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बदलता जाता है। मतलब छोटी अवस्था में उनके विचार कुछ अलग होते हैं सजा के प्रति या नियम के प्रति या उनके तर्क अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, उनके विचार बदलते जाते हैं। पियाजे का मानना है कि उन्होंने पियाजे ने पहले बच्चों की ये धारणा कि क्या सही है क्या गलत है इस पर बहुत सारे प्रयोग किए, अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए। उन्होंने कुछ सैंपल्स पर एक्सपेरिमेंट किए। उनका जो रिसर्च था उसमें क्या था कि उन्होंने बच्चों को एक कहानी सुनाया, किसी अन्य बच्चे के द्वारा किए गए कुछ के बारे में, कुछ घटना के बारे में बच्चों को कहानी बताया और उसके बाद बच्चों का जजमेंट पूछा। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि बच्चे ने एक जार तोड़ दिया, कुकीज जिसमें रखा हुआ था बिस्किट का जार उन्होंने तोड़ दिया, कुकीज का जार तोड़ दिया। फिर तब उसके बाद बच्चा, अगर कोई बच्चा कुकीज का जार तोड़ दिया तो उन्होंने पूछा बच्चों से कि क्या ये सही था या गलत था, बच्चे के द्वारा जार तोड़ना सही था कार्रवाई थी या गलत कार्रवाई थी। तो कुछ बच्चे उसको सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे। तो पियाजे ने ये जानना चाहा कि इस सही या गलत कहने के पीछे उनका क्या तर्क है। तो बच्चों उन्होंने पाया कि बच्चों को जब कहानी सुनाए तो बच्चों का जो नैतिक तर्क था उसके पीछे कि उसकी उसकी एक हरकत सही थी या गलत, तो उन्होंने पाया, पियाजे ने पाया कि जब बच्चे छोटे थे तो उन्होंने जो अथॉरिटी है जो उस पर उन्होंने बोला कि नहीं गलत था, अगर अथॉरिटी को वो गलत लगा तो गलत था। और अगर जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो वो क्या हुआ कि जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हुए तो उन जो ये एक्शन था जार तोड़ने का उसको उन्होंने अलग ढंग से स्वतंत्र सिद्धांतों से उसको बताया कि सही था या गलत था, क्योंकि वो उसके पीछे का रीजन जानना चाहे कि कैसा जार टूटा, क्यों टूटा। तो जब छोटे बच्चे थे तो उनके हिसाब से तो जार टूटना गलत है, इसमें सजा मिलनी चाहिए, डांट पड़ेगी क्योंकि उसने जार तोड़ा है। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि वो जार किसी भूखे बच्चे को खाने के लिए उतार रहे थे तो उससे टूट गया, तब यहाँ पर बच्चे मैच्योर होने पर उनका क्या होगा, उनका तर्क होगा कि चूंकि वो दूसरे को हेल्प करने के लिए तोड़ के जार उतार रहे थे उसमें टूट गया, तो वहां पर वो रॉन्ग नहीं थी क्योंकि उसका इंटेंशन किसी को हेल्प करना था। इस तरह की मतलब इस तरह का तर्क बच्चों का बढ़ता जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। पियाजे ने दो तरह का मॉरल थिंकिंग बताया है। एक है हेट्रोनॉमस मॉरलिटी जिसको हम विषम नैतिकता कहते हैं, जिसे मोरल रियलिज्म भी कहा है, और दूसरा है ऑटोनॉमस मॉरलिटी जिसे मोरल रिलेटिविज्म भी कहा, नैतिक सापेक्षवाद। तो हेट्रोनॉमस मॉरलिटी जो है ये 5 से 9 साल, 9 से 10 साल, 5 वर्ष के बच्चों से लेकर अप टू 10, अप टू, इसमें 9 ईयर्स भी है कहीं किताब में, कहीं पर 10 ईयर्स भी है, इसलिए मैंने 9 to 10 कर दिया। तो ये जो है हेट्रोनॉमस जो विषम नैतिकता है, इस स्टेज में जो हेट्रोनॉमस जो नैतिक यथार्थवाद को बता रहा है, ये विषम नैतिकता जो है, यह नैतिकता क्या होती है, यहाँ पर खुद पर ये नैतिकता बाहर से थोपी जाती है या बच्चे पर बाहर से थोपी जाती है। इसका क्या मतलब है कि दूसरे लोग नियम और कानून बनाते हैं और इन्फोर्स बाय अथॉरिटी, और वो चाहते हैं कि किसी भी कॉस्ट पर ये टूटना नहीं चाहिए, ये नियम नहीं टूटना चाहिए। तो ये हेट्रोनॉमस मॉरलिटी दूसरे ने बना दिया, सपोज पेरेंट्स ने बना दिया, टीचर्स ने बना दिया, अब इसे तोड़ना नहीं चाहिए, अगर कोई तोड़ेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर मॉरलिटी जो है वो दूसरे के द्वारा इम्पोज किया गया, बाहर से इम्पोज किया गया है। यहाँ पर क्या है कि सभी नियम जो है बच्चे को क्या यहाँ मानते हैं, छोटे बच्चे 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं, ये सोचते हैं, क्या यह मानना होता है कि दूसरे के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसे मानना ही मॉरलिटी है। मॉरलिटी क्या है कि माता पिता ने जो नियम बना दिया या टीचर्स ने, उसको मानना ही मॉरलिटी है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि सारा नियम को जो कोई अथॉरिटी, चाहे पेरेंट हो, टीचर हो, भगवान हो,
वो उन्हें मानते हैं। और अगर उनका ये धारणा होती है बच्चों के मन में हेटेरोजेनस मॉरलिटी में कि ये नियम चूंकि बड़ों के द्वारा बनाया हुआ है, गॉड के द्वारा बनाया है, तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो हमें सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, जिसे उन्होंने कहा इमनेंट पनिशमेंट। इमनेंट पनिशमेंट क्या है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो इमनेंट जस्टिस या पनिशमेंट ये क्या है, ये बताता है कि ये बिलीफ है कि रूल फिक्स्ड है पेरेंट्स के द्वारा या स्कूल के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, और ये इसे बदला नहीं जा सकता है। तो इसमें क्या है कि जस्टिस, इमनेंट जस्टिस और पनिशमेंट इसको कहते हैं। अब इसमें क्या है कि रूल फिक्स्ड है, और किसी भी कार्य को अगर आपने कर दिया है तो उसमें आपको पनिशमेंट ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपने गलती किया है। इसमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने रूल तोड़ा है इसलिए यू हैव टू गेट पनिशमेंट। तो ये हुआ, ये बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं। कौन से बच्चे सोचते हैं? हेटेरोजेनस मोरालिटी के। तो क्या उन्होंने जो रूल तोड़ा है उसके लिए उनको सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, जिसे हम इमनेंट जस्टिस, नॉट पनिशमेंट, सॉरी। तो पनिशमेंट इमनेंट जस्टिस मिलेगा, मतलब अस्थायी न्याय किस रूप में मिलेगा? तो पनिशमेंट के रूप में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ों के बनाए हुए रूल्स को तोड़ा है। दूसरा है ऑटोनॉमस मॉरलिटी, इमनेंट जस्टिस। पहले उसको मैं कर दूँ, इमनेंट जस्टिस। सो इट इज जस्टिस, इट इज नॉट पनिशमेंट। सो इमनेंट जस्टिस क्या है कि उन्होंने बनाए हुए प्रायर जो रूल बनाए हुए हैं उसको उन्होंने तोड़ा है, इसलिए रूल तोड़ने पर उन्हें सजा मिलेगी। ये किस में हुआ? हेटेरोजेनस मॉरलिटी में। ये बच्चे छोटे बच्चे हैं जो जिनका मानना है, जो छोटे होते हैं तो उन्हें होता है कि नियम तोड़े हैं, रूल को हमने डिसोबे किया है तो हमें सजा मिलनी ही है। अब दूसरा है ऑटोनमस मॉरलिटी। इसमें क्या है कि रूल्स परमानेंट है। इसमें भी ये है कि रूल परमानेंट है, जैसे उसमें था कि चाहे जो भी हो रूल परमानेंट है। लेकिन यहाँ जो मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चों का, 10 साल से ऊपर के बच्चों का, तो इसमें ये बिलीव होता है कि जो व्यवहार गलत है, शरारती है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और पनिशमेंट क्या होना चाहिए? जिस अनुपात में रूल तोड़ा गया है उस अनुपात में पनिशमेंट मिलना चाहिए। मतलब जितनी बड़ी बदमाशी उतनी बड़ी सजा, जितनी बड़ी शरारत उतनी बड़ी सजा। तो यहाँ पर क्या है कि ये 5 साल के, ये मॉरल डेवलपमेंट 5 साल के ऊपर। लेकिन बाद में जब क्या होता है कि ये बड़े जैसे जैसे बच्चे होते हैं तो वो इस रूल को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी पनिशमेंट का क्या फंक्शन है, कि पनिशमेंट का मतलब है कि जिसने गलती की है उसको सफ़र करना है, उसको दंड मिलना चाहिए, दंड की गंभीरता। लेकिन दंड मिलेगा, लेकिन दंड की गंभीरता मतलब सीवियरिटी और पनिशमेंट क्या होगा? वो पनिशमेंट उसके हिसाब से होगा कि कितना उसने गलत किया है। तो यहाँ पर जो होता है इसको एक्सपायटरी पनिशमेंट कहते हैं। एक्सपायटरी पनिशमेंट को भी हम एक बार देख लें, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कोई अगर गलत करता है तो उसे सजा दंड की गंभीरता, अपराध की गंभीरता के हिसाब से मिलना चाहिए। तो एक्सपायटरी पनिशमेंट क्या है? जिसमें कि गलती करने वाले को जिस लेवल की गलती की है उसके आधार पर उसे गलत काम करने के अनुपात में उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि इस तरह का है कि आपको दिखाना होगा कि आपने जो बैड बिहेवियर किया है उसके लिए आप सॉरी हैं, तो या तो आपको उसके लिए सॉरी फील करना है या तो आपको उसके लिए दंड भुगतना है। तो इसमें क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो इसे हम एक्सपायटरी पनिशमेंट कहते हैं, जिसके लिए कि जो आपने जितना गलती किया है उस अनुपात में आपको सजा भुगतनी है। यहाँ बच्चे क्या है
कि मिडिल चाइल्डहुड का ईगो सेंट्रिज्म जो होता है, बचपन का अहंकार से दूर होता है, और अब क्या होता है कि किसी स्थिति को वो दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से भी देखना शुरू करते हैं। ईगो सेंट्रिज्म के जो बिहेवियर होता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर के बाद वाला स्टेज में, क्योंकि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से अपने सिद्धांत को जोड़ा है, तो ईगो सेंट्रिज्म जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद का स्टेज का हम इसमें अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें क्या करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ उनकी मॉरलिटी बदलती है। अब उनकी एबिलिटी जो होती है इस स्टेज में, वो 10 साल से बड़े हो जाते हैं, 11 साल से बड़े हो जाते हैं, तो उनकी नई क्षमता दिखती है, नई एबिलिटी दिखती है कि सिचुएशंस को वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। सपोज कि किसी ने गलती की, तो उस गलती करने वाले के पर्सपेक्टिव से भी अभी देख रहे हैं। इसके पहले का एज में क्या था, हेट्रोजेनियस में क्या था कि गलती बस गलती है, चाहे वो गलती करने वाले को सजा मिलेगी। अब यहाँ पर उनका ग्रोथ हो जाता है, ईगोसेंट्रिज्म से ऊपर निकलते हैं। अब वो गलती करने वाले के दृष्टिकोण को भी देखते हैं कि वो गलती किन परिस्थितियों में हुई, उसकी परिस्थिति को भी वो देखते हैं। इसलिए यहाँ पर वो क्या करते हैं कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रूल्स को देखते हैं, किसी और के दृष्टिकोण से भी नियम पर विचार करते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ये भी असेस करते हैं कि जो रूल है या जो सजा है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर वो जान रहे हैं कि रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि वो 11 साल के बाद के वाले स्टेज में है, तो प्री ऑपरेशनल के बाद वाले में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो वो उनको लगता है कि रूल को फॉलो करना है, मतलब कॉन्क्रीट और फॉर्मल सब में आ गए, वो बड़े हो गए अब तो। लेकिन वो उन्हें जटिल नियम या लचीला ये देखते हैं कि नियम जो है रूल फॉलो करना है, लेकिन रूल अगर फ्लेक्सिबल है कि नहीं या कॉम्प्लेक्स है। तो वो क्या करते हैं कि अगर रूल फ्लेक्सिबल है तो वो नेगोशिएट करने का कोशिश करते हैं और रूल में मॉडिफिकेशन की बात भी करते हैं कि सब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो ये समझना शुरू करते हैं कि कोई भी एक्शन के पीछे क्या उद्देश्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि परिणाम। तो इसको एक उदाहरण से हम आगे समझेंगे कि कोई भी गलती हो रही है और वो गलती के पीछे उद्देश्य और परिणाम दोनों को देखना है कि वो गलती क्यों हुई, किस उद्देश्य से हुई। इसको हम आगे एक उदाहरण से समझते तो और क्लियर होगा। बच्चे अब समझते हैं कि रूल क्या है। रूल ऐसा नहीं है कि वो भगवान का कहा हुआ है, मतलब गॉड का डिवाइन वर्ड्स है कि उसको फॉलो करना है, बल्कि लोग रूल बनाए हैं और लोग उन्हें बदल भी सकते हैं। अब उनका विचार ये हो जाता है कि रूल कोई भी है, कानून जो है वो पब्लिक के द्वारा बनाया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया है, और ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसे चेंज भी किया जा सकता है। ये किसी भी पत्थर के शिला पर खुदाई करके लिखा हुआ रूल नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पियाजे का थ्योरी मोरल डेवलपमेंट में इस जो ऑटोनॉमस फेज है, हमने हेटेरोजेनस देखा, ऑटोनॉमस फेज में क्या बताता है कि इसको स्वायत्त चरण भी कहते हैं। इसमें क्या है, स्वायत्त क्या है, क्योंकि यहाँ ऑटोनॉमी मिल जाती है, हम इसको बदल सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकता है। ये फेज बहुत कॉमन है। जैसे जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, अब वो बच्चा नहीं रहता है, अब वो बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, और इस फेज में बच्चे सोचने लगते हैं कि कोई भी एक्शन के पीछे उसका इंटेंशन, इरादा क्या था, वो जो कॉन्सिक्वेंस है, जो परिणाम हुआ, उससे ज्यादा सोचना है कि इरादा क्या था, उसका इरादा सचमुच हर्ट करना था या गलती से हर्ट हो गया। ये चीज अब यहाँ मैटर करती है। अब उदाहरण के लिए दिया है कि एक बच्चा अगर कोई गाड़ी चला रहा है और सामने अगर डॉग आ जाता है, उसको बचाने के लिए वो गाड़ी घुमाता है और वो रोड का जो पोल है उसको, या जो ये रोड का सिग्नल वाला जो पोल है उसको धक्का, उस पर वो मार देता है। तो रूल के हिसाब से तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो सिग्नल इंडिकेटर है उसको उसने तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब बच्चे मैच्योर हो गए, वो कहेगा कि ये फन के लिए नहीं तोड़ा है, वो जानबूझकर उसको नहीं धक्का मारा है, बल्कि वो स्ट्रीट पे जो डॉग था उसको बचाने के लिए वो गाड़ी को टर्न किया और वो वहां जाकर ठोकर मार दिया।
यहाँ पर उसका इंटेंशन मैटर करता है, इसलिए उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि उसने गलत काम किया कि उसने वो सिग्नल पोल को मारा है, लेकिन उसका इंटेंशन सिग्नल पोल को मार के फन करना नहीं था, बल्कि वो क्या करना चाहता था, उस डॉग को बचाने के लिए उसने गाड़ी को टर्न किया और वहाँ ठोकर लग गई। तो यहाँ पर आउटकम तो सेम है, तो इसमें लोग क्या करेंगे, फॉरगिविंग होंगे। ये हो गया। यहाँ पर क्या है कि रूल है कि सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से सजा मिलेगी, बट यहाँ पर चूंकि उसका इंटेंशन था उस डॉग को बचाना, तो इंटेंशन वाज गुड फॉर सेविंग द डॉग। तो ये फेज जो है इसमें क्या बताता है, ये ऑटोनॉमस फेज में, कि लोगों का मोरल्स डिफरेंट हो गया, नैतिकताएं अलग हो गई, और यहाँ पर जो मोरलिटी है वो यूनिवर्सल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यहाँ पर ये गलत है, लेकिन वो इंटेंशनली अगर किया जाए तब गलत है, लेकिन यहाँ तो डॉग को बचाने के इंटेंशन में वहाँ धक्का लग गया उसको, तो ये चीज यहाँ पर नैतिकता बदल गई। तो यहाँ पर ये इसलिए ये कहा जा सकता है कि कोई भी मोरलिटी जो है ना वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे हम अब इंटेंशन देखेंगे कि किस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है। तो अब जैसे कुकीज का जार का जो दिया, तो वो कुकीज का जार का हमने उदाहरण शुरू में दिया कि वो लड़की से वो कोई मांगने आता है, सपोज कोई बाहर बेगर आया है, कोई मांगने आया, वो कुकीज का जार उतार के उसको देना चाहती है और कुकीज जार टूट जाता है। तो जार तोड़ना वहाँ पे पेरेंट्स के हिसाब से गलत है, वहाँ उसको पनिशमेंट होना चाहिए, डांट पड़नी चाहिए। बट यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ मोरलिटी जब ऑटोनॉमस फेज होता है, तो यहाँ पर ये हो गया कि चूंकि वो उसको देना चाहती थी, बेगर को हेल्प करना चाहती थी, इसलिए वो जार टूटा। तो ये मोरलिटी यूनिवर्सल नहीं हुआ, और क्या है कि ब्रोकन अंडर, ये क्या है कि ऑटोनॉमस फेज में है कि रूल्स को ब्रेक किया जा सकता है, किसी किसी सर्कमस्टांसेस में, कुछ परिस्थितियों में नियम को तोड़ा भी जा सकता है। तो ये हुआ ऑटोनॉमस फेज, जिसमें कि जस्टिस, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि डिस्टिंक्शन है कि वेल इंटेंशन कोई काम हो रहा है और उसमें रूल ब्रेक हो गया और वो बैड हो गया, एक्शन जो है बैड हो गया, जार टूट गया या फिर धक्का लग गया सिग्नल बोर्ड को। तो ये नॉटीनेस को जज करेंगे किस इस आधार पर, वो परिणाम की गंभीरता के संदर्भ में वो शरारत के लिए पनिशमेंट या मोटिव्स को देखेंगे। तो नैतिक यथार्थवाद जो है पियाजे का, इसका मतलब, इसका अर्थ यही है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कार्य का, कोई भी कार्य अगर कार्य के बीच में अंतर स्पष्ट करना होगा कि इंटेंशनली किया गया या गुड इंटेंशन से कोई काम हो रहा है और उसकी वजह से नुकसान हो गया, तो वहाँ पर वो चीज जो है वो उसका मोटिव सही होने से वहाँ पर वो एक्ट जो है वहाँ पर वो बैड नहीं कहा जाएगा और उसके लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो ये हुआ मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत, जहाँ पर 10 साल तक की उम्र तक जो होता है वहाँ पर बच्चे जो होते हैं उनका मोरल डेवलपमेंट किस तरह का होता है, सही पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा जो रूल बनाए जाते हैं वो उसको मानना होता है, उसमें जो सही है सही है और गलत जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होते हैं तो उनकी मोरलिटी में स्वायत्ता आती है और वो इंटेंशन को देखते हैं कि कोई काम अगर गलत हुआ तो उसके पीछे इंटेंशन क्या था और उस हिसाब से उसकी सजा को सोचते हैं। सो इट इज कॉल्ड मोरल रियलिज्म। तो पियाजे का शोध जो था बच्चों की रीजनिंग के बारे, मोरल रीजनिंग के बारे में है। तो बहुत साल से साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बच्चे क्या सोचते हैं मोरल इश्यूज के बारे में, बल्कि ये नहीं है कि बच्चे क्या सोचते हैं, बल्कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। तो इस आलोचकों ने कहा है कि पियाजे का सिद्धांत की आलोचना की गई क्योंकि ये इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे से बहुत कम सैंपल पर ये स्टडी किया गया है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी शोध या कोई भी निष्कर्ष को जनरलाइज कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि कोई भी टेस्ट अगर हम करें तो एक बार जो रिजल्ट आया दोबारा भी वही रिजल्ट आए तो वो टेस्ट रिलायबल होता है। तो चूंकि ये बहुत छोटे सैंपल पर किया गया तो इसका रिजल्ट रिलायबल नहीं हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि
वैलिडिटी का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए टेस्ट बनाएगा उसी चीज़ को टेस्ट करे। तो इस आलोचकों का कहना है कि पियाजे का ये सिद्धांत में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की कमी है। So that's all about moral development theory. Thank you.